प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां एवं आंतरिक खतरे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां एवं खतरे। इसमें हम पढ़ेंगे आंतरिक खतरे, फिर बाह्य खतरे। आंतरिक खतरे में भी पढ़ेंगे सैनिक और असैनिक खतरे। एक बार फिर से मित्रों देखिए, यहां पर हम जो पढ़ेंगे, मित्रों सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, यही कहना चाहते थे आपसे। चलिए मर्जी आपकी। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां एवं खतरे, इसमें हम पहले पढ़ेंगे आंतरिक खतरे, और आंतरिक खतरे में भी पढ़ेंगे सैनिक खतरे अलग और सैनिक खतरे अलग। अब फिर दोबारा हम पढ़ेंगे बाहरी खतरे। बाहरी खतरे में भी हम पढ़ेंगे सैनिक खतरे और असैनिक खतरे। इसके बाद दूसरे अगले वाले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां एवं खतरे। एक राष्ट्र को प्रत्येक प्रकार के खतरे एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पड़ सकता क्या है मित्रों, पड़ता ही है। ठीक है, और प्रत्येक राष्ट्र के पास बाहरी शत्रु तो होते ही हैं, साथ ही आंतरिक खतरे भी कभी कभी राष्ट्र के असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्र के खतरे सभी सैनिक ही नहीं होते, बल्कि असैनिक खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं, जो कभी कभी बड़ा ही घातक रूप धारण कर सकता है। ऐसी स्थिति का पड़ोसी एवं बाहरी शत्रु राष्ट्र लाभ उठाते हैं, एवं असैनिक खतरा भी सैनिक खतरे के रूप में तब्दील हो सकता है। मित्रों ये सत्य है, अगर किसी चीज की अति होगी तो असैनिक खतरा भी, यानी कोई अगर वर्ग नाराज हुआ, किसी के साथ भेदभाव हुआ, किसी विशेष वर्ग के साथ, धर्म के साथ, जाति के साथ, जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे कि असंतुष्ट वर्गों के द्वारा ही नक्सलवादी कार्रवाई, गुरिल्ला कार्यवाही, क्रांतिकारी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां, उग्रवादी गतिविधियां, ठीक है, और प्रकार पता नहीं कितने कितने प्रकार की गतिविधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार एक राष्ट्र को सैनिक एवं असैनिक खतरे उठाने पड़ सकते हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं। पहला नंबर आंतरिक खतरे में सैनिक खतरे। सैनिक खतरे में हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं नक्सलवाद। देखिए नक्सलवाद जो है यह चीनी विचारधारा से प्रेरित होता है। कम्युनिस्ट आंदोलन का नाम होता है नक्सलवाद, और भारत में इसका प्रारंभ 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में प्रारंभ हुआ। और इस आंदोलन में कानू सान्याल जो कि शुरुआत किए थे नक्सलवाड़ी गांव से, एवं चारू मजूमदार, इन्होंने जो है सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के आंदोलन, जिसको कह सकते हैं हथियारबंद आंदोलन प्रारंभ किया। अब इसमें जो चारू मजूमदार थे ये माओ से तुंग के प्रबल समर्थक थे, एवं प्रबल प्रशंसक भी थे, समर्थक भी थे। ठीक है, वे भारतीय मजदूरों एवं किसानों की दुर्दशा के लिए भारतीय नीतियों को ही उत्तरदायी मानते रहे हैं। वैसे भी माना जाता है मित्रों कि नक्सली जो कहते हैं कि हम किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे नक्सलवाड़ी गांव में हो सकता है स्थिति खराब रही हो मित्रों। हालांकि 1967 का समय था, भारत बहुत अधिक विकसित नहीं रहा होगा, तो ये घटनाएं हो सकती हैं। हाँ, कुछ तो जो है हमारे गवर्नमेंट की नीतियों के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, कुछ क्या, ज्यादातर यही हो ही रहे हैं। चलिए, नक्सली मजदूरों एवं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत से नक्सली संगठन राजनीतिक पार्टी का रूप वर्तमान समय में धारण कर चुके हैं। मित्रों ये मान के चलिए कि जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं तो ये सब चीनी विचारधारा से प्रेरित हैं, और खास करके कम्युनिस्ट जो है आंदोलन के बाद ही ये सब पार्टी के रूप में संगठित हुई है। ठीक है, अगला है उग्रवाद। यह उग्र विचारों और उग्र कार्यों की उपयोगिता मानने वाला सिद्धांत या उग्र मत का सिद्धांत होता है। यह राजनैतिक सिद्धांत असंयत और असमझौतावादी नीति को बढ़ावा देता है। यह आतंकवाद तो नहीं है, लेकिन कुछ इसी विचारधारा का अनुयायी है, जो अपनी नीतियों को कार्यान्वयन के लिए विध्वंसकारी मार्ग को मान्यता देता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म दल के नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि जो भी थे, उन सबकी विचारधारा उग्रवादी विचारधारा ही थी, जिन्होंने अपनी उग्र नीतियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींदें हराम कर दी थी। तो मित्रों यहाँ पर उग्रवाद जो है, उग्र का मतलब
उग्र मतलब कहते हैं ना बहुत उग्र स्वभाव के हैं। उग्र का मतलब थोड़ा कठोर स्वभाव के। यहाँ पर देखा जाए तो उग्रवाद की जो विचारधारा हमारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, अब गांधी जी की बात के बारे में पढ़ा जाए तो ये सब भिक्षा जीवी जैसे कहते हैं ना, ये गांधी जी लोग ये हाथ फैलाकर ये मांग रहे थे अपनी ही देश की आज़ादी, हमारा ही देश, हम ही गुलाम, हमारे ही देश की आज़ादी, यानी अपनी ही चीज हम लोग हाथ फैला के मांग रहे थे। तो वो थे जो है गांधीवादी विचारधारा वाले। लेकिन जबरन मांगने वाले जो थे कि भाई हमारा है, मार कर हम इनको भगाएंगे, क्यों हमारे राज्य पे कब्जा किए बैठे हैं। ठीक है, तो जो जबरन वाली बात थी, भाई ताकत तो ज्यादा नहीं थी, शक्ति जो है उन्हीं के हाथ में थी। तो जो जबरन वाली जो मानने वाले थे, उसको सपोर्ट करने वाले थे, जो कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हुए जो आजादी के बारे में बात करने वाले थे, वो थे उग्रवादी विचारधारा। ठीक है, तो ये आतंकवादी नहीं होता, ये सच्चाई के लिए उग्र रूप धारण करते हैं। ठीक है, सत्य की लड़ाई होती है और सत्य के लिए उग्र रूप ये धारण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अलगाववाद। भारत की सुरक्षा में अलगाववाद का भी प्रमुख योगदान रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में सशस्त्र आंदोलन के द्वारा अलग राज्यों की मांग की जाती रही है। मित्रों, पहला मांग तो जो है भारत में के पंजाब में खालिस्तान आंदोलन ने अपने लिए खालिस्तान नामक अलग राज्य की मांग की थी। खालिस्तान में पंजाबी आंदोलन था मित्रों, स्वर्ण मंदिर में जो आतंकवादी घुसे हुए थे भिंडरा वाले के नेतृत्व में। ठीक है, जहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और इसी खालिस्तान आंदोलन के चलते हमारी प्रधानमंत्री उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हुई थी। ठीक है, इसी तरह जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इनके जो है वो क्या बोलते हैं, इनके नेता हैं यासीन मलिक, इनको नेतृत्व में चलता रहा है। बोडोलैंड आंदोलन के माध्यम से असम में अपने लिए एक पृथक राज्य उदयांचल की मांग की जाती रही है। एक अगला आंदोलन है नागालिम आंदोलन, ये भी अपने आंदोलन के माध्यम से नागालैंड में ही नागालिम नामक एक नए राज्य को प्रस्तावित किया था। मित्रों, यहाँ पर अलगाववाद को देखा जाए तो अलगाववाद जो है ये भी मानते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है तो इससे अच्छा है हमें अलग कर दीजिए, यही मानते हैं। या फिर इसमें दो चीजें होती हैं, या तो भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से, या तो जो नेता होता है अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियों की वजह से अलग राज्यों की मांग करता है। ठीक है, दो ही कारण हो सकते हैं भाई, या तो गवर्नमेंट भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है और इसी भेदभाव से प्रेरित होकर कहते हैं ना, अगर बराबर सबको बराबर दर्जा नहीं कर दे सकते हमें तो हमें अलग कर दीजिए। या तो अलगाववादी नेता जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी वर्ग को बरगला कर अलग राज्य की मांग करता है, और उसके हाथ में ये रहता है कि अलग राज्य होने के बाद इस अलग राज्य की सत्ता हमारे हाथ में होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट की कमी या तो स्वार्थी नेता की कमी। ठीक है, चलिए कारण कुछ भी हो सकता है मित्रों, हालांकि हमारे पास जितना दिमाग था हमने बता दिया, कारण कुछ भी हो सकता है। भेदभाव चाहे जैसा भी हो, चाहे जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, बहुत सारी चीजें व्याप्त हैं हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में। ये भी जो है खास करके छोटे स्तर पे नहीं, नेतृत्व स्तर पे व्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है सांप्रदायिक दंगे। भारत में विभिन्न विचारधारा, धार्मिक, सामाजिक, परंपरा और रीति रिवाज आदि का निवास स्थान है। भारत विभिन्न धर्मों का निवास स्थान है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। उसमें भी कई हैं, मुस्लिम में शिया सुन्नी है, वो भी दोनों हैं। हिंदू में जैन, बौद्ध और कबीरपंथी और जो है क्या बोलते हैं निरंकारी, यानी हिंदू धर्म की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, और हिंदू धर्म में कई, हिंदू धर्म तो ठीक है लेकिन हिंदू एक धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाले इनमें कई जातियां हैं। जातियों की तो संख्या ही नहीं है, जो खास करके तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज के समय में 3 वर्ग हैं, वो जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है मित्रों, 3 क्या, इसको कई मान, जनरल में EWF हो गए,
ओबीसी पिछड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा का क्या बोलिए, हमेशा से जो है दबाया गया वर्ग। तो कई वर्ग हैं इसमें इस तरह। तो मित्रों, भारत विभिन्न धर्मों का निवास स्थान है जहां पर कई चीजें व्याप्त हो सकती हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो सकते हैं। आजकल के समय में तो मित्रों जातिवादी दंगे भी होना शुरू हो गए हैं, जातीय झगड़े भी होने शुरू हो गए हैं, और क्या बताएं। क्योंकि हर प्रकार के नेता, चाहे देखा जाए तो नेतृत्व स्तर पे ये चीजें फैलाई जाती हैं। अपनी जात के नेता को वोट देना है, अपनी जात के नेता का सरकार बनानी है, अपनी जाति अपनी जाति अपनी जाति। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़े दंगे, सबकी जड़ यही है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ हम सांप्रदायिक दंगे में सिर्फ इतना ही मान के चलिए कि भारत में ज्यादा दंगे जो होते हैं हिंदू मुस्लिम बन जाते हैं। खास करके ये जो मुल्ला मौलवी मौलाना हिंदू धर्म के अगुए जो राजनीतिकरण कर रहे हैं धर्म का, ये कभी भी कहीं भी अपने स्वार्थों के लिए भी हिंदू मुस्लिम का नाम देने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अगला है जनजातीय विद्रोह। ऐसे आदिम समूह जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, एक सामान्य भाषा व संस्कृति का अनुसरण करते हैं, जनजाति कहलाते हैं। भारत में लगभग 550 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं भील, गुज्जर, खासी, धारू, कोरबा, गोंड, संथाल, चिंचू, नागा, गारो, मिजो आदि हैं। इनमें आपसी टकराव दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति राष्ट्र की आंतरिक स्थिति को किसी न किसी प्रकार प्रभावित कर रही है। भारत में फैला हुआ भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि से इन जनजातियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके कारण जनजातियों के भीतर व्याप्त असंतोष की भावना विकराल रूप धारण कर सकती है। हालांकि मित्रों, ये ज़्यादा जनजाति जो होते हैं, हालांकि जनजाति संपूर्ण भारत में है, लेकिन जो जनजातियाँ जहाँ पर ज़्यादा हैं वो खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ज़्यादा है। जिन क्षेत्रों का विकास ज़्यादा नहीं हुआ है वहीं पर ये ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वहाँ भी देखा जाए तो सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियाँ, या तो फिर सरकार की नीतियाँ वैसी हैं, या तो जनजाति बेचारों का कोई एक निश्चित स्थान तो है नहीं, और ना इतना ज़्यादा शिक्षित हैं, ना पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी अलग से व्याप्त है, जंगलों में रहते हैं, शिकार द्वारा भोजन यापन करते हैं, और वही धनुष बाण तीर तलवार वाले मान के चलिए जो बहुत पहले वाले हम लोग थे, आज भी बेचारे वही हैं। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट में काफ़ी हद तक स्थिति में सुधार आया है। बहुत सारे आंदोलन जो चल रहे थे बंद हुए हैं, बहुत से नक्सली संगठन जो है उनके भी मांगों को ध्यान में रखा गया, जिसके कारण काफ़ी सुधार आया है। ठीक है, हालांकि ये प्रयास जो है पहले से ही हो गया था, जो बचा खुचा था वो अब खत्म हो गया। ठीक है, अब भारत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, घूसखोरी आदि जनजातियों के अधिकारों का हनन का मतलब जो उनको छूट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि जनजाति बहुत अमीर होते हैं, लेकिन अब की स्थिति वही है कि हर वर्गों में गरीब होते जा रहे हैं। भाई जिन्होंने लाभ ले लिया वो ले लिया, ठीक है, बाकी जो नहीं पाए बहुत से ऐसे हैं, जनरल कैटेगरी में भी बहुत से गरीब लोग होते जा रहे हैं, क्या करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला है सीमांत क्षेत्रों में फैला आतंकवाद। भारत के सीमांत क्षेत्र में व्याप्त आतंकी गतिविधियां इन क्षेत्रों को अशांत बनाए हुए हैं। उन क्षेत्रों में हो रही व्यापक तोड़फोड़, घुसपैठ, बम विस्फोट, हत्याएं, अपहरण आदि की घटनाएं भारतीय एकता एवं अखंडता के प्रमुख चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। तो मित्रों, सीमा के अंतिम क्षेत्र में खास करके जहां पर घुसपैठ हो रही है, अंतिम अंदर ही जो है सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं, वहां पर भी स्थिति को अशांत बनाए हुए हैं। इसमें बहुत ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। अगला है न्यून तीव्रता संघर्ष। गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा फैलाई जा रही हिंसात्मक गतिविधियां न्यून तीव्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह गतिविधियां पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों द्वारा परेशान करने के लिए बिना सामने नाम आए, बिना अपना नाम आए, हमारे ही नागरिकों को भड़काकर लालच देकर हमारे ही विरुद्ध एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, न्यून तीव्रता संघर्ष भारत में पाकिस्तान जैसे देशों के द्वारा फैलाया जा रहा है।
ये इसलिए फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान को भरोसा हो गया कि हम कश्मीर को भारत से लड़कर नहीं ले सकते। मित्रों, इस चैप्टर न्यून तीव्रता संघर्ष पर हमारा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप अगर चाहें तो उसको या तो प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, हालांकि हम इसको प्लेलिस्ट में डाल भी देंगे, बाकी नहीं भी डालते हैं तो आप लोग आराम से यूट्यूब पर जाकर न्यून तीव्रता संघर्ष या प्रॉक्सी वार आप डालकर आप देख सकते हैं, आपको बढ़िया मिल जाएगा उस पर। ठीक है, तो विस्तार में हम यहाँ पर आप इसको नहीं समझा पाएंगे, बस इतना ही मान के चलिए कि न्यून तीव्रता संघर्ष वो होता है जो गैर राज्य अभिकर्ता अर्थात जो हमारे जो शत्रु राज्य के ना हो, कहीं बाहर के हो, जिसको कहते हैं ना किराए के जो है किराए के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किराए के लोगों को जिनको हम नहीं जानते, जरूरत पड़ने पर हम खुद भी बोल सकते हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर समझ में आया होगा मित्रों। हालांकि न्यून तीव्रता संघर्ष के बारे में आप दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, इस पे हमने जरूर बनाया है, अन्य प्लेलिस्टों में हमने डाला है, उसमें भी आप देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब से आप डायरेक्ट खोजिए। ठीक है, मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके मोबाइल पे डायरेक्ट भेज देंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में आंतरिक खतरे और रासायनिक खतरे। ठीक है मित्रों, चलिए उम्मीद करता हूँ चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।